सोनाली शर्मा आंखों में सपना की यूपीएससी पास कर आईपीएस अफसर बनेंगी, लेकिन इसी सपने को रौंदने का काम किया गया है। दरअसल उनकी एक से एक तस्वीरें हैं, लेकिन तस्वीरों को देखने के बाद आप एक तस्वीर ये भी देखिए कि किस तरीके से ये वेंटिलेटर में लेटी हुई हैं और इशारों में बता रही हैं कि उनके साथ ये जाति करने वाले लोग आखिर कौन है। एक तस्वीर और है जब वो अपने कमरे में उन्हें बंद कर रखा गया था और किस तरीके से जो बाहरी लोग होते हैं, जो परिवार के लोग नहीं थे, उस सोनाली शर्मा का रेस्क्यू करते हैं। उसे बकायदा सीढ़ियों से बड़े संभाल संभाल कर नीचे लेकर आया जाता है और उनके पकड़कर पैदल चलवाया जाता है आधी रात को और उन्हें कहीं पर लेके जाया जाता है। कहां तो सोनाली ने सपना देखा था कि एक अफसर बनेंगी, कहां उस सपने को जिस तरीके से रौंद दिया गया और ये जो तस्वीरें आई हैं जहां पर वेंटिलेटर पर वो लेटी हैं, घर से उन्हें किस तरीके से लेकर बाहर लेकर जाया जा रहा है और कोई भी परिवार का जो शख्स है वो यहां पर नहीं दिखाई दे रहा है। तो ऐसा भी क्या हुआ सोनाली शर्मा के सपने के साथ, और वो लोग कौन थे जिन्होंने सोनाली शर्मा की ऐसी हालत की कि 40 दिनों तक वो अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच जूझती रही और बार बार अपने कातिलों का नाम, अपने साथ जाति करने वाले लोगों का नाम वो बताती रही। लेकिन अब तक, जब तक हम इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहे हैं, ऐसा कोई भी शख्स पुलिस अरेस्ट नहीं कर पाई है। कम से कम परिवार का तो यही दावा है। दावा ये भी है कि जो लड़की है, लड़की की जो घर वाले हैं, उन्होंने आकर ऑन कैमरा बहुत सी ऐसी बातें बताई हैं। बताएंगे इस डिकोडिंग क्राइम के जरिए कि आखिर सोनाली शर्मा के साथ क्या हुआ और उन 40 दिनों के बाद जब सोनाली शर्मा इस दुनिया को छोड़कर जा चुकी है, तो आखिर उसके कातिल कौन है। और ये जो दरिंदे थे, जो एक तरीके से इंसानी भेष में राक्षस थे, उन्होंने उस बेटी को मौत के घाट उतारने का काम किया है। क्या है अंदर की कहानी, चलिए तफसील से जानिए। दरअसल जिस लड़की का जिक्र शुरुआत में दीपक ने किया, सोनाली शर्मा, ये पूरी जो वारदात है, पूरी जो खबर है, ये ग्वालियर से सामने आई है। और यहाँ पर जो सोनाली है, उनको मारने वाला, यूँ कहिए कि वो ज़िंदगी जो छोड़ कर गई है, उसके पीछे कोई और नहीं बल्कि उनके ही ससुराल वाले हैं। और सोनाली शर्मा की माँ कैमरे पर आके इस तरह की तमाम तरीके के दावे कर रही हैं और एक एक चीज़ बता रही हैं किस तरह से उनकी बेटी को प्रताड़ित किया गया, उनकी बेटी के साथ क्या टॉर्चर हुआ, किस तरह से उसे प्रताड़ित किया गया, रीज़न क्या रहा। उससे पहले आप ये जानिए कि जो सोनाली हैं वो भिंड की रहने वाली हैं और फरवरी 2024 में 18 तारीख को इनकी शादी होती है आदित्य शर्मा नाम के लड़के से। तस्वीरें आप देखिए, आदित्य शर्मा और सोनाली इसमें आपको दिखाई दे रहे होंगे। कुछ तस्वीरों में सोनाली दिख रही हैं जो शादी की रस्में होती हैं, उनसे पहले जो किया जाता है वो सारी चीज़ें आप इसमें देख रहे हैं और वो काफ़ी खुश भी दिखाई दे रही हैं। अब ये शादी हो जाती है तो उस वक्त करीब करीब जो फैमिली है, यानी कि जो सोनाली की फैमिली है, वो 14,50,000 रुपए जो कैश होते हैं वो दिए जाते हैं बतौर दहेज, या यूँ समझिए कि जो गिफ्ट दिए जाते हैं जिसे दहेज का नाम दिया जाता है, इनडायरेक्टली 14,50,000, मोटे मोटे तौर पर पूरे 15 लाख हो गए, ये परिवार को दिए जाते हैं, यानी आदित्य शर्मा को दिए जाते हैं, उनकी फैमिली को दिए जाते हैं। और इसके बाद शादी वगैरह हो जाती है, लड़की अपने ससुराल आ जाती है। अब यहाँ ससुराल में आने के बाद चीज़ें सही रहती हैं, 2 महीने तक सब कुछ एकदम बढ़िया चलता है। लेकिन कहानी में टर्न कैसे आता है कि अब जो सोनाली के ससुराल वाले थे, यानी जो उनके पति हैं आदित्य शर्मा, जो उनके ससुर हैं राजेश शर्मा, जो उनकी सास है अनीता शर्मा और साथ ही साथ उनकी ननद सपना शर्मा, वो धीरे धीरे करके इन पर दबाव बनाते हैं। इनसे कई बार ये कहने की शुरुआत करते हैं कि अपने घर पर बात करो कि आदित्य को एक बुलेट गिफ्ट कर दें। अब देखिए, जब जिस तरह से इनकी शादी हुई थी तो उस वक्त सब कुछ ठीक था, 14,50,000 रुपये भी ले लेते हैं, तो डायरेक्टली अपनी बहू पर लोग दबाव नहीं बना रहे थे, लेकिन इनडायरेक्टली उसको बार बार ये चीज़ कह रहे थे कि तुम्हारा पति ऑफिस जाता है और जिस तरह से चीज़ें, कोशिश करो तुम्हारे घर से कोई बुलेट मिल जाए। एक बार हो गया, 2 बार हो गया और 2 महीने बाद लगातार ये चीज़ें बढ़ती चली गई और इस कदर बढ़ती चली गई कि जो परिवार, यानी जो ससुराल अभी तक इनडायरेक्टली चीज़ें कह रहा था,
अब वो टॉर्चर पर उतर आया और उनको बार बार ये कहने लगा सोनाली को कि तुम अपनी फैमिली से बात करो, जल्द से जल्द एक बुलेट लो, उनसे कहो कि वो बुलेट अपने दामाद को गिफ्ट करे। यहाँ तक कि जो ननद थी सपना शर्मा, उस पर भी जो सोनाली की माँ है वो आरोप लगा रही है। उन्होंने कहा कि वो भी मेरी बेटी को टॉर्चर करती थी और बार बार कहती थी कि भैया के लिए आप एक बाइक नहीं ले पा रही हो। और जब ये सारी चीज़ें बढ़ती गई तो इस पर जो सोनाली है उसने इनकार भी किया, उसने मना भी किया कि देखिए मैं अपने परिवार से सब चीज़ों को लेकर बात नहीं कर सकती। मैं कैसे अपनी फैमिली से कहूँ कि आप अब मेरे पति के लिए ये गिफ्ट कर दीजिए, फिर आने वाले कल में कहूँ कि आप मेरे फैमिली को ये दे दीजिए। ये चीज़ें सही नहीं लगती। अब जो चीज़ें हैं वो गलत हो जाती हैं, थोड़ी बुरी हो जाती हैं, टॉर्चर होना शुरू हो जाता है। और तो और एक बार जब सोनाली इस बात का जिक्र अपने परिवार से करती है तो सामने ये भी आया था कि परिवार बोलता भी है कि ठीक है, हमारे पास कुछ इंतज़ाम हो जाने दो, कुछ चीज़ों हम मुहैया करा लें, इसके बाद हम कोशिश करेंगे कि आपको बुलेट गिफ्ट कर दें। अब जो एफआईआर रजिस्टर हुई है उसकी अगर मैं आपको पूरी डिटेल बताऊं कि सोनाली के साथ क्या होता है, आप ये ज़रूर जानेंगे कि उसकी जब वो शादी होकर जाती है तो उसके साथ किस तरह से टॉर्चर किया जाता है। लेकिन बाकायदा एफआईआर की बात करें, क्योंकि अब सोनाली की मौत हो चुकी है, 40 दिन की लड़ाई के बाद उसने ज़िंदगी से जो है जंग वो हार ली है। लेकिन जब उसके पिता एफआईआर लिखवाते हैं और उन सब चीज़ों में क्या लिखवाते हैं, क्या पूरी कहानी निकल कर आती है, आप वो समझिए एक एक डिटेल जो एफआईआर में मेंशन है। दरअसल जो कहानी है वो कुछ इस कदर है कि 19 जुलाई 2025 को जो सोनाली है वो अपने माँ को फ़ोन करती है करीब 11:30 बजे के आसपास, और वो फ़ोन पर ये कहती है कि माँ मुझे कुछ ऐसी चीज़ पिला दी गई है जिससे शायद मेरी तबीयत ख़राब हो रही है। मुझे मेरी सासू माँ ने कोई चीज़ दी थी, कोल्ड ड्रिंक थी, और मैंने वो पी और उसके अंदर मुझे लग रहा है कोई टॉक्सिक या कोई भी ऐसा जहरीला पदार्थ मिला हुआ है जिसकी वजह से अब जो मेरे हाथ पैर हैं वो काम करने बंद कर रहे हैं, मेरा शरीर मेरा साथ नहीं दे रहा और मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा दम घुट रहा है और मैं अंदर ही अंदर बीमार होती जा रही हूँ। और अचानक से वो अपना फ़ोन रखती है कि अचानक से उसे वॉमिटिंग आनी शुरू हो जाती है। अब माँ इस पर घबरा जाती है, माँ फ़ौरन सास को फ़ोन करती है। सारी चीज़ें जो है एफआईआर में मेंशन है। अब इसके बाद जो माँ है सोनाली की, वो सास को फ़ोन करती है और कहती है कि देखिए मेरे पास सोनाली का फ़ोन आया है और कहा कि वो कह रही है कि वो बीमार फील हो रही है, उसने कुछ ऐसा पी लिया है कोल्ड ड्रिंक के अंदर, शायद आप लोगों ने कुछ मिला दिया, क्या बात है, आप मुझे पूरी बात बताइए। उधर से सास कुछ ठीक ठाक रिप्लाई नहीं देती और इस पर माँ बोलती है कि आप उसे फ़ौरन अस्पताल लेकर जाइए। अब 11:30 बजे बेटी ने कॉल किया था। माँ जब कॉल करके कहती है सास को, तो सास का रिप्लाई क्या आता है ये सुनिए। वो बोलती है कि देखिए 12 बज रहे हैं, इस वक्त आप मुझे बताइए कौन सा अस्पताल खुला होगा। अब यहाँ सोचिए, अगर कोई भी शख्स या अगर वो जो सास है उन्होंने इस तरह का जवाब दिया कि 12 बजे कौन सा अस्पताल खुला होगा, तो कितने शर्म की बात है, क्योंकि अस्पताल जो हैं वो 24 आवर्स खुले रहते हैं। तो ऐसे में ये बात कह देनी कि कौन सा अस्पताल खुला होगा, हम कैसे लेके जाएं, बेहद बेतुका है। इसके बाद सास आगे ये कहती है कि देखिए आपकी बेटी जिस कमरे में उसमें लॉक लगा हुआ था और उसका जो ताला है वो भी हमसे खो गया है, वो मिल नहीं रहा, उसको कैसे, उसकी चाबी खो गई है और जो ताला लगा है उसको तोड़ना पड़ेगा। अब इस पर परिवार बोलता है कि कितना भी महंगा ताला हो, 250 रुपये का होगा, 500 रुपये का होगा, तोड़ दीजिए, उसकी जान ज़रूरी है, उसकी जो बीमार हो, क्योंकि वो बीमार पड़ रही है, उसे अच्छा फील नहीं हो रहा, वो ज़रूरी है कि आप अपने ताले और चाबी के बारे में सोचेंगे। इस पर भी उधर से कोई मदद नहीं होती, ससुराल वाले कोई मदद नहीं करते, वो लड़की अंदर तड़पती रहती है। और तब जो माँ है सोनाली की, वो अपने एक रिश्तेदार को फ़ोन करती हैं, जो कई रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है कि शायद वो इनके दूर के मामा लगते थे, आकाश शर्मा उनका नाम है। उनको कॉल किया जाता है और उनसे कहा जाता है कि एक बार सोनाली के घर पर जाइए, शायद उसकी तबीयत ख़राब है, फ़ौरन जाकर देखिए। और जब वो रिलेटिव वहाँ पर पहुँचते हैं और जब वो बातचीत करते हैं सासू माँ से, वो बोलने की कोशिश करते हैं कि आपके घर की बहू है, वो बीमार है, देखिए उसे क्या हो गया, उसकी कंडीशन चेक करिए। और कई बार उनको भी बोला जाता है कि ताला नहीं तोड़ सकते, लेकिन जब एक शख्स वहाँ पर पहुँच जाता है, एक प्रेशर बनता है, तब जाकर सोनाली को उस कमरे से निकाला जाता है। वो जो शुरुआत में आपने वीडियो देखा है, जो आप देख रहे हैं, जिस तरह से सोनाली जो है उसका एक हाथ ऊपर उठा हुआ है, वो बदहवास सी चल रही है, सीढ़ियों से नीचे उतर रही है, फिर उसको बाहर लेकर जाया जाता है और फिर उस लड़की को वहाँ से सीधे बिलरा हॉस्पिटल लेकर जाता है ग्वालियर के। और जैसे वो ग्वालियर पहुँचती है, वहाँ पर उसको कह दिया जाता है कि देखिए जो आपकी बेटी है उसकी कंडीशन क्रिटिकल होती जा रही है, उसकी जो बॉडी है शायद उसका साथ नहीं दे रही, आप फ़ौरन इसको दिल्ली के गंगाराम अस्पताल ले जाइए। अब इसके बाद परिवार फ़ौरन वहाँ से निकलता है, दिल्ली पहुँचता है। लेकिन जब ग्वालियर से वो दिल्ली आ रही थी तो मथुरा आते आते उसकी कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है, लेकिन किसी भी तरीके से परिवार भगवान को मनाता है, प्रार्थना करता है और बेटी को अस्पताल लाया जाता है गंगाराम, और यहाँ पर उसका इलाज चलता है। ये जो आपने तस्वीर भी देखी, ये ICU की तस्वीर है, जिस वक्त वो करा रही थी, तड़प रही थी और अपनी माँ को उसने
कुछ कहानी भी बताई थी कि उसके साथ क्या क्या चीज़ें हुई थी, और लगातार ये पूरी जंग वो लड़ती रहती है, 40 दिन बीत जाते हैं और फिर उसकी मौत हो जाती है। लेकिन अब आप आगे समझिएगा कि किस तरह से उसको टॉर्चर किया जाता था, आखिर क्या उसे जलाया जाता था, उस परिवार में जाने के साथ बाद उसके साथ क्या क्या हुआ। और तो और अब आप ये भी सुनिए कि जो माँ है सोनाली की, उन्होंने इस पूरे मैटर पर क्या कहा। उन्होंने साफ तौर पे पुलिस पर आरोप लगाए, उन्होंने ये बताया कि परिवार किस तरह का था, वो किस तरह से टॉर्चर कर रहा था, और भी कई सारी चीज़ें उन्होंने बताई है। आप खुद सुनिए कि सोनाली की जो माँ है वो इस पूरे मैटर पर क्या कह रही हैं। मैं सोनाली शर्मा की माँ बोल रही हूँ। मैं इस वक्त दिल्ली सर गंगाराम हॉस्पिटल में हूँ 1 महीने से। 19 जुलाई को रात के 12 बजे अचानक फ़ोन आया। मेरी लड़की ने बताया मुझे घबराहट हो रही है, मुझे मेरे ससुराल वालों ने पेप्सी में कुछ पिला दिया है। तो मैंने अपने लड़के के फ़ोन से सोनाली के पति को फ़ोन लगाया और बोला कि आदित्य इसको लेके हॉस्पिटल जैसे क्या हुआ है। उसकी सास बोली रात के 12 बजे कौन से हॉस्पिटल खुलता है। तो मैंने फ़ोन काट दिया और मैंने अपने रिश्तेदारों को फ़ोन लगाया और बोला सोनाली के घर चले जाओ, उसे हॉस्पिटल भर्ती करा दो, उसकी तबीयत बहुत ख़राब है। जब वो लोग गए तो दरवाज़ा नहीं खोल रहे थे और लड़की मेरी बार बार फ़ोन करके बोल रही थी ये लोग चाबी नहीं दे रहे हैं, चाबी उन्होंने कहीं गुम कर दी है, वो छत पर भी नहीं जाने दे रहे हैं। तो मेरे रिश्तेदारों ने बार बार दरवाजे खटखटाने पर भी दरवाज़ा नहीं खोला और दूसरे के घर से उनको निकाल के लाए और बिरला हॉस्पिटल में भर्ती कराया। फिर मैं रात वहाँ से बोल दिया इसकी हालत गंभीर है, इसे कहीं भी ले जा सकते हो। मैं यहाँ सर गंगाराम हॉस्पिटल दिल्ली लेकर आई हूँ। मुझे 1 महीना 3-4 दिन हो गए हैं, अभी कोई प्रूफ नहीं है। और मैंने ग्वालियर में महाराजपुरा थाने पर FIR भी दर्ज कराई थी और कि पुलिस कुछ सुनवाई नहीं कर रही है। कुछ पैसे खा रखे हैं इसलिए सुनवाई नहीं कर रही है। मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि मैं पुलिस को खिला सकूं। उन्होंने तो उसकी ननद के बारे में FIR भी जो करवाई थी उसे भी अग्रिम जमानत दे दी है। मेरी लड़की ने बयान भी दिए थे अपने पति आदित्य शर्मा के नाम से, सास सुनीता शर्मा, ससुर राजेश शर्मा और ननद सपना शर्मा के नाम से बयान भी दिए थे। पुलिस ने पैसों के चक्कर में जो मामला दबाना चाहती है। मेरे पास इतना पैसा नहीं है मैं पुलिस को भी खिला सकूं। मैं अभी तक 35 लाख रुपए खर्च कर चुकी हूँ 35 लाख रुपए। मैं कुछ नहीं कर पा रही हूँ। मैं अपनी लड़की के मारे परेशान हूँ। ये लोग खुलेआम घूम रहे हैं, पुलिस कुछ सुनवाई नहीं कर रही है। मेरी लड़की को 15 दिन पहले जलाया भी था। उसने बताया था कि मेरे जलाने के बाद जो फलक पड़ जाते हैं उस पर भी फोड़ दिया था। मुझे बहुत तकलीफ हुई थी और मेरी लड़की 1 महीने से मौत के मुंह में अभी भी जूझ रही है। बताओ मैं क्या करूं, कोई सुनवाई नहीं है। PM मोदी बोलते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, इसका नारा तो गलत हो गया। यहाँ पर तो ये हो गया पैसा खवाओ और पुलिस से छुटकारा पाओ। तो सुना आपने, सोनाली की मां चीख चीख कर कह रही हैं कि जो खाकी वर्दी वाले हैं उन्होंने उनकी किसी भी तरीके से मदद नहीं की है। अब जो भी पैसे थे वो इलाज पर खर्च हो चुके हैं। लगभग एक मिडिल क्लास की जो फैमिली होती है 35 लाख रुपए उन्होंने अपनी बेटी के इलाज में लगा दिए हैं। लेकिन बेटी का पति, बेटी के ससुराल वाले वो कहीं पर भी नजर नहीं आ रहे हैं। मानो उन्होंने जो बेटी को त्याग दिया है। उन्हें लग रहा है कि बेटी मर जाए जिस भी हाल में हो। वो तो मायके वाले हैं जिन्होंने अपना पूंजी लगाकर अपनी बेटी का इलाज करवा रहे थे और ये भी कह रहे हैं कि उनके पास अब इतने पैसे नहीं बचे हैं कि पुलिस वालों को भी पैसे खिला सकें। जो था जमा पूंजी उन्होंने बेटी के इलाज पर लगा दिया है। अब उन्हें इंसाफ की उम्मीद दूर दूर तक नजर नहीं आ रही है। अब इंसाफ मिलकर भी क्या होगा जब बेटी ही इस दुनिया में नहीं रही। अब ये जो सारी चीजें हैं, माँ बेटा हर जगह ऑन कैमरा आकर बहुत सारी बातें बता रहे हैं। लेकिन जो हम जब परिवार वालों से जानने की कोशिश कर रहे थे कि देखिए इनके साथ प्रॉब्लम क्या है, क्या इस पहली भी कोई जानकारी दी गई है या नहीं दी गई है, तो पता लगा सोनाली अपने पिता से बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। अब क्योंकि पिता दिल के मरीज थे, अब उन्हें ये कहना कि पापा शादी को 6 महीने हो चुके हैं, अब जो ये लड़की जिस घर पर आपने मेरी शादी करवाई है, मैं 24 साल है उस लड़की की उम्र,
24 साल की लड़की, जब आज से 1 साल पहले जब उसके बारे में बात हो रही थी, जब दहेज के ऊपर दबाव बनाया जा रहा था, तो वो अपने पिता से किस मुंह से बोले, एक मिडिल क्लास फैमिली, कि पापा आपने जिस घर में मेरी शादी करवाई है वो लालची लोग हैं, भिखारी लोग हैं, वो भीख मांग रहे हैं, पापा आपके पैसों के बुलेट पर चढ़कर ये अय्याशी काटना चाहते हैं। ये किस तरीके से एक बेटी पिता को बोले, जिसने शादी पर इतना मोटा पैसा खर्च किया। उस वक्त उसने 14.5 लाख रुपए दिए, लेकिन भिखारियों का मुंह किस तरीके से बंद किया जाए, डर के मारे वो अपने पिता को उसने कोई बात ही नहीं बताई, सारे दर्द खुद झेलती रही। यहां पर जो पति हैं, जिसे 7 जन्मों का साथ निभाना था, वो इतना ज्यादा टॉर्चर करने लगा सोनाली को। उसे लग रहा था कि सोनाली तो एक चिराग का जिन है, जितना घिसेंगी उतना पैसा मिलते जाएगा। 14.5 लाख रुपए दे दिए, 2 व्हीलर मांग लेते हैं, 4 व्हीलर मांग लेते हैं, तमाम सारे ऐशो आराम अब बीवी के पैसों पे करना है हमें। हमने तो किसी और की घर की बेटी को अपने घर पे लेके आ गए हैं, एहसान कर दिया है, और इस एहसान का हम कीमत लेंगे। और उस कीमत की जो ये भिखारी है, जो भिखारी पति है, वो बार बार जब उसकी मन की मुरादें पूरी नहीं हो रही थी, वो मारता था, वो गुस्सा करता था। यहां तक कि जो सोनाली है, उसने फोटो शेयर किए हैं अपने भाई के साथ। उसे लग रहा था कि मम्मी या पापा को चीजें पता लग गई तो चीजें अच्छी नहीं होंगी, उन्हें और भी ज्यादा दुख होगा। लेकिन दर्द था, दर्द शेयर करना था, उसने शेयर किया अपने भाई के साथ। भाई को उसने फोटोज भेजी। जो फोटोज आप देख रहे हैं, ये फोटोज उस चोट के हैं, उस गवाही के हैं, जहां पर पता लग रहा है कि बेटी को चिमटा गैस पर गर्म कर कर उसके हाथ पर रखा जाता था और दबा दिया जाता था। जो कढ़ाई पकड़ने वाली जो प्लास्टिक टाइप की जो चीजें होती हैं, उससे उसके हाथ को पकड़कर घुमा दिया जाता था ताकि उसको चोट हो, उसको दर्द लगे। और इतने दर्द सहन करने के बाद सोचिए, उस घर की बेटी जिसे बचपन से लेके बड़े होने तक उसके पिता ने उस पर कभी भी हाथ नहीं उठाया, और जिस घर पर उसकी शादी होती है, जिस पे उसका ब्याह होता है, वहां के ऐसे लोग उस बेटी को मारते हैं, पीटते हैं, सिर्फ और सिर्फ इसलिए ताकि उन भिखारियों की जो मन की मुराद है वो पूरी हो सके। खुद के पैसों के दम नहीं था बुलेट खरीदने का, तो सोचा कि बीवी के पिता पर ही प्रेशर बना दिया जाए। अब रोज के ताने, यहां पर जो पति ताने मार ही रहा था, ननद भी ताने मार रही है, ससुर भी ताने मार रहे हैं, और जो सास है वो भी ताने मार रही है। पूरा का पूरा परिवार भीख मांगने के लिए कटोरा लेकर सामने बैठ गया है। अब ये जो सवाल है वो इसलिए अहम हो जाता है कि जब सास ससुर हैं, वो अपने बेटे को इतने काबिल तक नहीं बना पाए कि 2 व्हीलर की बाइक वो अपने दम पर खरीद पाए। बस उम्र बड़ी हुई तो फटाफट शादी कर दो, उम्र बड़ी हुई तो सिर्फ 3 वक्त का खाना खा लो और इसी में पूरी जिंदगी कट जाएगी। फ्री फंड का 14 लाख रुपए मिल गए। क्यों? क्योंकि जो सोनाली की जो पति हैं वो लड़का है। लड़का होने की इस समाज में जो एक कीमत अदा की जाती है, और वो कीमत फ्री फंड का पैसा मिलकर होती है। अब इसके बाद सोनाली किस मुंह से अपने माता पिता को बताए कि पापा रोज मुझे तंग किया जा रहा है। थक हार कर उसकी जब परिवार को पता लगती हैं चीजें, पिता मरीज हैं दिल के, उन्हें हार्ट के अटैक भी आ चुके हैं। पिता जब अपनी बेटी के साथ जाती हो की कहानी समझते हैं, सुनते हैं, वो ना पहले कहीं इधर उधर देखते हो, सीधे जाते हैं लड़के के घर वालों के पास और कहते कि ठीक है, जितनी भी आपकी डिमांड है हम पूरी करेंगे, लेकिन इस वक्त पूरी नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास भी अभी हमने शादी की है, इतने पैसे नहीं हैं। परिवार शांत हो जाता है, जो ससुराल वाले शांत हो जाते हैं। फिर 1 महीने बाद उन्हें याद आता है, अरे हमारे पास बाइक नहीं है, सामने वाले को देखो, पड़ोसियों को, वो तो बुलेट बाइक से जा रहे हैं, हमने तो नई शादी की है लेकिन हम अभी भी पैदल चल रहे हैं। और जब भगवान ने पैर भी दिया है शादी करने के बाद, वो भी क्या आप खरीदवा के लगवा लेते? नहीं लगवा पाते ना। अब यहां पर वो फिर से प्रेशर बना रहे हैं। तो जो पिता है, जिसके पास उतनी आमदनी बड़ी नहीं है, पिता कहता है कि ठीक है, जो बेटा है, जो मयंक है, वो उसकी उम्र बड़ी हो चुकी है, शादी लायक की उसकी उम्र हो चुकी है। जब कभी भी मयंक की शादी होगी उस वक्त हम आपको बुलेट या
महंगी कोई भी ऐसी गाड़ी आपको दे देंगे, तब तक के लिए मेरी बेटी को परेशान मत कीजिए, जो चल रहा है उसमें चलने दीजिए। लेकिन दहेज के लोभी इन लोगों को ये बात कहाँ समझ में आती है, क्योंकि जब बारी आती, खुद को जब ये सारी चीजें देनी होती, 2 बुलेट खरीदने के तो पैसे है नहीं, 14 लाख रुपए फ्री में मिल गए हैं। अब यही पैसा उन्हें अगर किसी और को देना होता तब इनकी हालत खराब हो जाती। तब इन्हें लगता कि दहेज वाली जो चीजें हैं वो गलत है। लेकिन दहेज के नाम पर किसी दूसरे के घर की बेटी को उठाकर मारना, पीटना, चिमटा लगा देना, गरम रॉड से उसके हाथ पर सेक देना, और यहां तक कि ये चीजें समझ में नहीं आ रही है। जब वो जो लड़की है, सोनाली है 24 साल की, जब उसने अपनी माँ को फोन करके कहा कि मेरे कोल्ड ड्रिंक में जहर मिलाया गया है, मुझे तबीयत खराब हो रही है और बाहर से लॉक है। जब माँ फोन करके पूछती सासू माँ से कि अरे दरवाजा खोल दीजिए, क्या क्या दिक्कत आ रही है, चाबी गुम हो गई है। अरे तो पहली चीज, आप अपनी बहू को ताला लॉक करके क्या साबित करना चाह रहे थे? ऐसी कौन सी बड़ी आपदा आ गई थी कि बहू को आपको कमरे के अंदर बंद करने की जरूरत पड़ गई? ऐसा भी आप क्या दिखाना चाह रहे थे? ऐसा कौन सा काम था कि 2 दरवाजा लॉक करके ही होने वाला था? और जब आपसे बोला जा रहा है कि आप उसे खोलिए, तो जवाब क्या मिल रहा है? अरे नहीं, चाबी तो गुम हो गई है। अरे 50-60 रुपए के ताले आते हैं, और कमरे में आप कौन सा, और जिस कदर आप लोग हैं, जो भिखारी लोग हैं, ताला भी मुझे नहीं लगता कि आप 10 या 20 रुपए से ज्यादा खरीद पाए होंगे। और कहाँ ये जो लड़की के परिवार वाले कह रहे हैं कि 250, 300, 500 रुपए का ताला लगा दिया होगा, इतनी औकात नहीं है। 10 रुपए का ताले खरीदने की, तोड़ने की औकात नहीं है आपकी। और आप कह रहे हैं कि रात के 12 बजे कौन सा अस्पताल खुला होता होगा? नहीं खुला होगा, खुलवाना पड़ता, क्योंकि वो आपके घर की बहू थी। लेकिन आज उसी नेग्लेक्शन की वजह से, जहां पर आपने जानबूझकर एक इंसान की जान को खतरे में डाला, 40 दिन तक वो जिंदगी और मौत के बीच जूझती रही और इस दुनिया को छोड़कर चली गई। और एक दहेज लोभी माता पिता, दहेज लोभी पति और उसकी बहन की भेंट चढ़ गई। एक तरीके से पूरे के पूरे परिवार ने सिर्फ टॉर्चर किया, मारा पीटा। क्यों? क्योंकि उन्हें बुलेट बाइक चाहिए थी। 14 लाख रुपए भी उन्हें कम पड़ रहे थे, क्योंकि आस पड़ोस की जो लोग थे, जो आप घर की तस्वीरें देख रहे होंगे, आप सीढ़ियों से नीचे उतर रही है, परिवार अच्छा खासा है, लेकिन ये जो लोभपन है, इतना जो लालच है, ये खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। उन्हें लग रहा है कि किसी भी तरीके से कोई चीज अगर फ्री में मिल जाए तो क्यों ना हम उस चीज को बड़े आसानी से ले लें, और नहीं मिलेगा तो मारेंगे पीटेंगे। बेटी कहां जाएगी? बेटी तो गरीब परिवार से आती है, बेटी कहां पे मुंह दिखाएगी? अब जो लड़की का जो परिवार वाले हैं, उनसे भी हमारा सवाल है, जब भाई को ये सारी चीजें पता लग रही हैं, वहां पे मारा पीटा जा रहा है, टॉर्चर किया जा रहा है, किसका इंतजार कर रहे हैं? ऐसा कौन सा प्यार है जो शादी के बाद आप उस शादी के बंधन को आप तोड़ ही नहीं पा रहे हैं, और सिर्फ इसलिए कि समाज क्या कहेगा? समाज अब बहुत कुछ कह रहा है। जब बेटी इस दुनिया को छोड़ के चली गई है, आपके पैसे, आप कह रहे हैं कि 35 लाख रुपए लग गए। 35 रुपए लगते भाड़ा वो उसके आपकी घर से वहां तक, और आपकी बेटी आज घर पर होती, जिंदा होती। आप इंतजार कर रहे हैं कि अरे वहां पे लड़के के घर वाले टॉर्चर कर रहे हैं। पहली बार अगर कोई लड़का दहेज खोलकर मुंह से मांगता है और पीटता है, अगर हाथ भी उठाता है, उसी वक्त उसका हाथ तोड़ देना चाहिए और अपने घर चले जाना चाहिए। ऐसे लोगों के साथ आप रह रहे हैं, पूरी जिंदगी कैसे काटेंगे आप? जब एक बार से उसका पेट नहीं भर रहा इन राक्षसों का, आप किस बात का इंतजार किया जा रहा है? और लड़की परेशान, लड़की को लग रहा है कि मैं किस मुंह से बोलूं अपने माता पिता से। अरे माता पिता को जब ये पहली बार पता लग गया, लेके चले जाइए अपने घर, इंतजार करेंगे उस घर में। जिस बेटी को आपने बचपन से लेके जवानी तक हाथ तक नहीं लगाया, वहां पर उस घर पर आपकी बेटी को मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, गरम चिमटा लगाया जा रहा है। ये क्या चीजें हो रही हैं? और परिवार इंतजार कर रहा है। नहीं, परिवार तो संभल जाएगा, मियाँ बीवी में चीजें चलती रहती हैं। मियाँ बीवी में चलती थी पुराने जमाने में, क्यों? लेकिन उस वक्त भी औरतें झेलती थी। अब यहां पर तो सिर्फ जान ली जा रही है। कोल्ड ड्रिंक्स में जहर मिलाकर अगर आपको दे दिया जा रहा है, तब बाहर से लॉक कर दिया जा रहा है, तो सोचिए हालत कितनी ज्यादा खराब है। और उसके बाद भी आप सिर्फ और सिर्फ ये कहते हैं कि हमारी इज्जत बनी रहनी चाहिए, शादीशुदा जिंदगी है, चलती रहेगी। नहीं चलती हैं चीजें। समाज बहुत बाद में बहुत सारी बातें कहेगा, आपको बस अपनी बेटी को ध्यान रखना है। नहीं होती दूसरी शादी हो जाती। अब इतने पैसे आप कह रहे हैं कि जब परिवार कह रहे हैं कि हमने 35 लाख रुपए लगा दिए, उससे कम पैसे में दूसरी शादी हो जाती, पर बेटी जिंदा रहती, अच्छी रहती।
लेकिन ये जो धारणा है लोगों को निकालनी पड़ेगी कि ये सारी चीजें आम बात है, मियाँ बीवी में चीजें चलती हैं, क्यों चलती हैं और कैसे चल रही हैं अब तक। जब आप चीजों को रोकोगे नहीं और आपको हर एक चीज को एकदम कॉमन बना दोगे कि ये सारी चीजें तो आम बात है, आम बात नहीं होती अब। तो फिलहाल के लिए देखते रहिए डिकोडिंग क्राइम। हम कोशिश करेंगे कि ऐसे तमाम जो खबरें हैं वो आप तक लेकर आते रहें, और जो सवाल चुभने वाले हैं उन सवालों को हम डिकोडिंग क्राइम के माध्यम से उठाते रहेंगे। सवाल उठाने जरूरी भी हैं क्योंकि यहाँ पर एक बेटी की जिंदगी का सवाल है, और जो पुलिसिया कार्रवाई है, जो परिवार वाले हैं, जो ससुराल वाले हैं, और इन दहेज लोभियों के खिलाफ एक मुहिम चलाने की जरूरत है ताकि हर किसी के मन में डर बैठे। जब आप खुद के पैसे से अपनी जिंदगी नहीं चला सकते तो आप पर हक भी नहीं है किसी और के पैसों पर जिंदगी जीने का। शान और शौकत से जिए। मैं जितना कमाता हूं उतने मेरे पास पैसे उतने बहुत ज्यादा होने चाहिए। अगर मैं मान लीजिए 10 रुपए कमाता हूं तो मैं अपनी सपने में नहीं देखूंगा 100 रुपए के सामान के, मैं सपने देखूंगा। 10 रुपए कमाता हूं तो 8 रुपए के सपने देखूंगा कि ठीक है 10 रुपए कमा रहा हूं तो 20 रुपए के सपने देख लिए। लेकिन मैं सपने देखने लगूंगा 100-200 रुपए के मेरी आमदनी 10 रुपए है, तो ये चीजें गलत हैं। जब आप अपने पैसों से कोई चीज नहीं खरीद सकते तो उस पर आप दबाव मत बनाइए कि कोई आपको आकर गिफ्ट देगा। इतना भी मत कीजिए कि दूसरे की जिंदगी तबाह कर दें आप और एक जिंदगी इस दुनिया को छोड़कर चले जाए। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीजें गलत है, और हम तमाम दर्शकों से दरख्वास्त करते हैं कि अगर आपके पास भी कोई ऐसी जानकारी जो आप चाहते हैं कि हम डिकोडिंग क्राइम के माध्यम से आप तक पहुंचाएं तो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसी कौन सी स्टोरीज, ऐसी कौन सी क्राइम इन्वेस्टिगेशन स्टोरीज आप सुनना पसंद करेंगे। तब तक देखते रहिए डिकोडिंग क्राइम, ओनली ऑन क्राइम तक।